सुबह के 8 बज गए थे। रुद्र हवेली से बाहर निकलता है और देखता है कि राम काका और अर्जुन दोनों पास पास जमीन पर बैठकर बातें कर रहे हैं। रुद्र के हाथ में पानी का लोटा था। रुद्र लोटे का पानी अपने मुंह में लेता है और उससे 1-2 बार कुल्ला कर लेता है। कुल्ला करने के बाद वो अर्जुन के पास जाने लगता है और वहां पहुंचकर कहता है, और भाई क्या बात हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस यूं ही। रुद्र हाँ ना, बैठ। रुद्र जैसे अर्जुन के पास बैठने जाता है, राम काका वहां से उठकर चले जाते हैं। अर्जुन को ये देखकर बहुत अजीब लगता है। और भाई बता, कैसा लग रहा है तुझे मेरे गांव में आकर? यार तुझे पता है ना, जाने अनजाने में तूने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। कैसी मदद? तुझे पता है ना मैं एक किताब लिख रहा हूँ। हाँ पता है। क्या तुझे पता है कि वो किताब में किस बारे में लिख रहा हूँ? रुद्र ने सोचते हुए कहा, नहीं। तो सुन, मैं ना हमारे हिंदू शास्त्रों, तंत्र मंत्र शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ और उसी पर एक रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सब सच है या झूठ। यदि हमारा ये मानना है कि भगवान होते हैं, तो फिर भूत कैसे होते हैं? और ये सिर्फ हमारी परिकल्पना है या हकीकत में भी इससे इसका कुछ संबंध है? बिल्ली का रास्ता काटना, नींबू का उतारा उतारना, मंदिर में भगवान को पीठ न दिखाना, ये सब अंधविश्वास है या इनका हमारे वास्तविक जीवन में कुछ महत्व भी है? देख भाई, मुझे तो इन सब बारे में कुछ नहीं पता, पर आई होप तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब जल्दी मिल जाएं। वैसे रुद्र एक बात बता, ये जो तेरी हवेली है ना, ये तेरे पापा ने बनाई है या उनके पुरखों की है? ये हमारे पुरखों की है। पर तू क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए यार, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब हम आ रहे थे तो बलमा टोला गाँव चालू हो गया था, पर रास्ते में 5 किलोमीटर लंबा जंगल पड़ा, उसके बाद तेरी हवेली आई। गाँव वालों से इतनी दूर हवेली लेने की क्या जरूरत थी? यदि रात में कोई इमरजेंसी पड़ गई तो? यार ये हवेली तो मुझे मेरे पुरखों से मिली है ना, ये सब तो उन्हें सोचना चाहिए था, मैं क्यों सोचूं? और वैसे अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, हवेली को तोड़ थोड़ी ना सकते हम। हाँ वो सब तो ठीक है, फिर भी। और ये जो तेरी हवेली के पीछे जंगल और पहाड़ी फैली हुई है, इसका क्या? तुझे डर नहीं लगता क्या रहने में? डर? पर किस बात का? वैसे भी मैं गाँव में कम ही रहता हूँ। बैंगलोर में जॉब जो है मेरी, यहाँ तो बस छुट्टियों और त्योहारों में आता हूँ। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, मेरी तो बैंगलोर में जॉब है। पता कैसी चल रही है? अर्जुन और रुद्र बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर समीर और पीयूष आ जाते हैं। समीर के हाथों में ब्रश था जिससे वो मंजन कर रहा था और पीयूष रूठा हुआ मुंह बनाया था। पीयूष का रूठा हुआ मुंह देखकर रुद्र ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ मोटे, ये सुबह सुबह मुंह क्यों बुला लिया? सपने में क्या कोई भूतनी आ गई थी? यार मैं ना अपना ब्रश घर पर ही भूल गया हूँ, तो इसमें मुंह बुलाने वाली कौन सी बात हुई? अर्जुन ने कहा। तो भाई मेरे, अब मैं मुंह कैसे धोऊं? पीयूष की बात सुनकर रुद्र और अर्जुन हंसने लगते हैं और रुद्र कहता है, तू हमेशा चुगत का चुगत ही रहेगा। कॉलेज में भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। रुक, आज मैं तुझे देसी ब्रश देता हूँ। मतलब? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र जहाँ पर खड़ा था उसके पास ही नीम का पेड़ लगा था। नीम की डाली आराम से रुद्र के सिर तक आ रही थी। रुद्र अपना हाथ ऊंचा करता है और झट से नीम के पेड़ की डाली तोड़ देता है और पीयूष को देते हुए कहता है, ये ले तेरा दातून। ये क्या है? पीयूष ने कहा। इसे तोड़ और घिस ले अपना मुंह, जितने भी ये तेरे पीले दांत दिख रहे हैं ना, सब सफेद हो जाएंगे। रुद्र ने पीयूष के दांत की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुझे पता नहीं है शायद, पुराने जमाने में जब ब्रश नहीं होते थे तो इसी से मुंह धोया जाता था। अर्जुन ने कहा। रुद्र ने पीयूष को जो नीम के पेड़ की डाली तोड़ कर दी थी, पीयूष उसे घूरने लगता है। क्या हुआ मोटे, क्या सोच रहा है तू? समीर ने कहा। यार मैं सोच रहा हूँ इस डाल का यूज तो मैं कर लूंगा, पर ये नीम के पत्तों का क्या करूंगा? अरे इसका उपयोग तुझे नहीं, तन्वी को करना है। उसके अंदर बहुत जहर भरा पड़ा है, थोड़े से पत्ते खा लेगी तो जहर थोड़ा कम हो जाएगा, रुद्र ने हंसते हुए कहा। रुद्र ने जैसे ही ये बात कही, तन्वी और अनन्या वहाँ पर आ जाते हैं और रुद्र की बात सुन लेते हैं। तन्वी होश में कहती हुई बोली, क्या बोला तुमने? रुद्र हकलाते हुए कहता, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोला तुमने। हाँ वो मैं कह रहा था कि हम सबको नीम के पत्ते रोज खाने चाहिए। नीम के पत्ते भले ही कड़वे होते हैं पर हमारा खून तो साफ करते हैं ना। हाँ सुना मैंने तुमने क्या बोला, नीम के पत्ते मुझे नहीं तुम्हें खाने चाहिए। कड़वी तो तुम्हारी जुबान है। क्या कहा? मेरी जुबान कड़वी है? हाँ तुम्हारी जुबान जो कड़वी है, कड़वी थी और कड़वी रहेगी। तुम्हारी जुबान से तो जैसे चाशनी बहती रहती है ना मीठे लफ्जों की, कड़वे इंसानों के लिए मेरे मुंह से कड़वी बातें निकलती हैं। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं है जो मेरे मुंह से तुम्हारे लिए मीठे लफ्ज निकले। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो तो कर्म की बातें कौन कर रही है? तन्वी महारानी मिली है इनसे, कर्मा की देवी से लगता है यमराज की सेक्रेटरी यही है। इनके पास सब लेखा जोखा है, किसने कितने पाप किए और किसने कितने पुण्य। हाँ सही कहा तुमने, और उसके मुताबिक तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है रुद्र। अब बस भी करो तुम नो झगड़ना यार, क्या यूं सुबह सुबह बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है। वैसे भी रुद्र अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम कोई तन्वी के साथ कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो जो उसके मजे ले रहे हो।
वैसे जरा ये बताना, तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम क्या है? क्या करोगी जानकर? अरे ओ हीरो, बस नाम पूछा है, तुम तो ऐसे बोलो जैसे मैं उसे पटाने वाली हूँ। अनन्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ अनन्या बस बातें मर्द की तरह करती है, अंदर से वो बिल्कुल लड़की है। पीयूष ने हंसते हुए कहा। क्या बोला तूने मोटे? मैं लड़कों की तरह बातें करती हूँ? इतना कहकर अनन्या अपने हाथों से पीयूष को मारने लगती है। गोरी, गोरी नाम है उसका, रुद्र ने कहा। सही है, गांव की गोरी। आखिर शहरी बाबू को गांव की गोरी मिल ही गई। वैसे सब गांव की लड़की को यही लगता है कि उनका राजकुमार शहर से आएगा और डोली में बैठकर उन्हें ले जाएगा। पीयूष ने खिलखिलाते हुए कहा। जरा फोटो तो दिखाना तेरी गांव की गोरी की, समीर ने रुद्र के मजे लेते हुए कहा। यार उसे तो अभी तक खुद मैंने नहीं देखा। क्या? सबने एक साथ चौंकते हुए कहा। हमारे इसमें शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, यहाँ तक कि फोटो भी नहीं। इसे अपशगुन माना जाता है। मतलब वो लड़की जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाला है, तुझे यही नहीं पता वो दिखती कैसी है? अनन्या ने कहा। हाँ, उसे माँ ने ही देखा है और माँ ने ही पसंद किया है। जब मैं बैंगलोर से अपनी जॉब से आया तो माँ ने बताया उन्होंने एक लड़की को मेरे लिए पसंद किया है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं माँ की बात को कभी मना नहीं करता और मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही उसे मेरे लिए पसंद किया होगा ना? हाँ सही है, माँ के लाडले, पीयूष ने कहा। चल ये सब छोड़, ये बता बारात कहाँ जाने वाली है? मैं तो पहले कह देता हूँ डीजे जरूर होना चाहिए, आखिर मेरे यार की शादी है। मैं तो बहुत डांस करने वाला हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। यार तेरा ये सपना भी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? यार वो मेरी बारात कहीं नहीं जाएगी। क्या? अनन्या ने कहा। हाँ, हमारे इसमें एक रस्म है जिसके अनुसार विवाह दूल्हे के घर में ही होता है और बारात कहीं नहीं जाती है। ये कैसा विवाह है? समीर ने कहा। मैं बताता हूँ। अर्जुन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। ध्यान से सुनो। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि मनु का एक एक शब्द स्वयं ब्रह्मा के ही वचन है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है ब्रह्मा विवाह। इसके अंदर दोनों परिवार अपनी सहमति के अनुसार सुयोग्य वर वधू को चुनते हैं, जिसे आज के जमाने में अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरा विवाह है दैव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन कराता है और जो युवक रीति पूर्वक मत का संपादन करता है उसे दान स्वरूप अपनी पुत्री तथा गहने आभूषण दे देता है, जिसे हम दहेज लेना कहते हैं। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता युवक से एक जोड़ी गाय या बैल की मांग करता है, पर आज के युग में इसकी जगह युवक से लड़की के बदले धन की भी मांग की जाती है। चौथा है प्रजापति विवाह। इसके अंतर्गत यदि लड़की को दूल्हा पसंद हो या नहीं हो, उसकी सहमति के बगैर उसकी शादी करा दी जाती है। इतना कहकर अर्जुन चुप हो जाता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम चुप क्यों हो गए? बाकी के 4 विवाह कौन से हैं बताओ ना, तन्वी ने कहा। पर अर्जुन तन्वी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। बताना अर्जुन, समीर ने कहा। हिंदू धर्म में वैसे तो बस इन 4 विवाह को सहमति दी गई है, पर 4 और हैं, जिनमें पहला है गंधर्व विवाह। इसमें परिवार वालों के सहमति के बिना वर वधू शादी करते हैं, रीति रिवाज के बिना ही विवाह बंधन में बंध जाते हैं। आज के युग में इसे लव मैरिज और कोर्ट मैरिज भी कहते हैं। दूसरा है असुर विवाह। इसमें कन्या को धन देकर खरीदा जाता है, जिसे हम कन्या की बिक्री भी कह सकते हैं, और उसके बाद उससे विवाह किया जाता है। तीसरा है राक्षस विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या पक्ष के निकट संबंधियों मित्रों को डरा धमकाकर उनकी हत्या करके कन्या को उसके घर में जबरन उठाकर ले जाया जाता है और विवाह किया जाता है, जिसे राक्षस विवाह कहते हैं। अगला और अंतिम है, अर्जुन बताते बताते फिर रुक जाता है। सभी लोग अर्जुन की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बताना भाई, रुक क्यों गया? रुद्र ने कहा। अब जिस विवाह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई आम विवाह नहीं है, बल्कि इन सब विवाह में सबसे बुरा विवाह है, और वो है पैशाच विवाह। अर्जुन ने धीमी आवाज करते हुए कहा। इसके अंदर जब कोई लड़की सोई हो या नशे की हालत में होती है तो उसका बलात्कार करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके साथ विवाह किया जाता है, जिसे पैशाच विवाह कहते हैं। तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, तुझे इन सब विवाह के बारे में कैसे पता चला? समीर ने कहा। बता ना अर्जुन, बताओ ना अर्जुन, तन्वी ने कहा।
अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, अब यार कितनी बार बताऊं, मैं जो किताब लिख रहा हूँ ना, इन्हीं सब के बारे में लिख रहा हूँ। तभी तो मैंने संस्कृत पढ़नी सीखी। ये सब बातें जो मैं तुम्हें बताता हूँ मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। और हाँ, मैं तंत्र शास्त्र पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये बोरिंग राइटर इतनी अच्छी बातें कब से कहने लग गया, पीयूष ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी रुद्र की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे रुद्र, तुम अभी तक यहीं पर हो, तैयार नहीं हुए? कहीं घूमने जाना है क्या आंटी जी? पीयूष ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ, भूल गए, हल्दी की रस्म बची है। चलो तुम सभी जल्दी से तैयार हो जाओ। जब तक रुद्र की चाची हल्दी पीस रही है, इतना कहकर रुद्र की माँ वहाँ से चली जाती है। यार मेरे समझ में नहीं आया, जब हल्दी लगानी है तो तैयार किस बात के लिए होना है? पीयूष ने कहा। तू नहीं समझेगा मोटे, हल्दी लगाने के लिए पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है। अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है, इसके पीछे भी कुछ रीजन होता है? समीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ भाई, ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए हल्दी से अच्छी कोई चीज नहीं होती, इसलिए विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। दरअसल विवाह के समय बहुत सारे लोग घर में जाते हैं जो तमाम तरह की नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी फैलती है। माना जाता है कई वरों वधुओं की तबीयत इसी कारण खराब होती है, इसलिए हल्दी दुल्हन दूल्हे को लगाई जाती है ताकि नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएं। और वैसे भी इसमें कई वैज्ञानिक कारण भी हैं जो तुम लोग जानते ही होंगे। अरे तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो, जल्दी करो बेटा, मेहमान आना शुरू हो गए हैं, रुद्र की माँ ने हवेली की छत पर से कहा। हल्दी के कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो गई थी। रुद्र की चाची ने अपने हाथों से सिलबट्टे पर हल्दी पीसी थी। गांव के लोग और कुछ मेहमान भी लगभग आ गए थे। रुद्र सफेद बनियान और सफेद धोती पहना हुआ था और उसके बाकी सब दोस्तों ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। रुद्र के घर वालों ने भी पीले रंग के कपड़े ही पहने थे। रुद्र की चाची एक कटोरी में से आटा लेती हैं और उसे जमीन के ऊपर चाक बना देती हैं। चाक बनाने के बाद उस पर पीढ़ा रख देती हैं। रुद्र बेटा, इस पर बैठ जाओ, आयशा ने रुद्र से कहा। रुद्र उस पीढ़े पर जाकर बैठ जाता है। समीर के हाथों में कैमरा था जिससे वो सभी की फोटो खींच रहा था। वो शादी का हर एक मूवमेंट अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। आखिर ये फोटो ही तो होती है जिन्हें बाद में देखकर हमें ये याद ताजा कर सकते हैं और फिर उस पल को जी भी सकते हैं। आयशा के हाथ में हल्दी का कटोरा था जिसमें दूर्वा रखी हुई थी। पीयूष उस दूर्वा को देखकर अर्जुन से पूछता है, ये घास हल्दी के अंदर क्यों रखी गई है? अर्जुन हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, वो घास नहीं है, उसे दूर्वा कहते हैं। वैसे घास की एक रूप में होती है। दूर्वा हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध मानी गई है। दूर्वा गणेश जी की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है और दूर्वा से हल्दी की रस्म को निभाकर दूल्हा और दुल्हन को अपनी आने वाली जिंदगी में प्रेम से रहने और लड़ाई झगड़ा ना करने का आशीर्वाद दिया जाता है। अच्छा, ये बात है। आयशा को हल्दी की रस्म की शुरुआत करने के लिए 5 अविवाहित लड़कियों की जरूरत थी। 4 अविवाहित लड़कियां तो उसे अपने रिश्तेदार में ही मिल जाती हैं। अब बची एक। उसके समझ में नहीं आता कि अब तक वो किसे बुलाएं। तभी उसकी नजर उसके सामने खड़ी तन्वी पर पड़ती है, जो कि अर्जुन के पास खड़ी थी। आयशा तन्वी को आवाज देते हुए कहती है, अरे तन्वी बेटा, जरा इधर तो आना। जी आंटी जी, अभी आई, तन्वी ने कहा। आयशा के पास जाते हुए तन्वी यही सोच रही थी कि रुद्र की चाची ने उसे क्यों बुलाया है। तन्वी आयशा के पास चली जाती है। वहीं पर बगल में रुद्र पीढ़े पर बैठा हुआ था। तन्वी कहती है, क्या हुआ आंटी जी? बेटी, वो रस्म शुरू करने के लिए एक लड़की कम पड़ रही है, क्या तुम ये रस्म की शुरुआत कर दोगी? कहते हैं जो भी अविवाहित लड़की हल्दी से स्पर्श करती है दूल्हे को, पहले हल्दी लगाती है, उससे अच्छा वर मिलता है। ये बात सुनकर तन्वी मन ही मन उदास हो जाती है, क्योंकि जिसे वो अपना वर बनाना चाहती थी अब वो किसी और का वर बनने जा रहा था। पर अपने इमोशंस को छुपाते हुए तन्वी कहती है, हाँ क्यों नहीं आंटी जी, मैं भी अब जल्दी शादी करने वाली हूँ और आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी, तन्वी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। आयशा तन्वी के हाथ में हल्दी से भरा हुआ कटोरा देते हुए कहती है, ये लो बेटी, सबसे पहले इसे दूर्वा से रुद्र के सिर के ऊपर से नीचे तक 5 बार हाथ घुमाओ। तन्वी कटोरे में दूर्वा उठाती है और अपने दाएं हाथ से 5 बार रुद्र के सिर के ऊपर से पांव तक फेरती है। अरे ये क्या बेटा, तुमने तो अपने दोनों हाथों में जरा भी हल्दी नहीं लगने दी। जब तक हल्दी नहीं लगेगी तो मनपसंद लड़का कैसे मिलेगा? चलो अभी हल्दी रुद्र को लगाओ। तन्वी धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी 2 उंगलियां हल्दी के कटोरे में भिगो लेती है। उसके बाद वो अपनी दोनों उंगलियां रुद्र के गालों के पास ले जाती है। इस वक्त रुद्र और तन्वी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैसे वो तन्वी रुद्र के गालों को स्पर्श करती है, उसको याद आता है वो लम्हा जब उसने पहली बार रुद्र को छुआ था। तन्वी अपने कॉलेज के दिनों में खो जाती है। उसको याद आता है भोपाल का UIT कॉलेज की मैकेनिकल बिल्डिंग का रूम नंबर 208, जब वो 2nd ईयर में थी। उस कमरे में सिर्फ वो और रुद्र थे। बाकी के दोस्त नीचे ग्राउंड फ्लोर पर होली खेल रहे थे, जिनके हल्ला करने की आवाज उस कमरे में भी आ रही थी। रुद्र, मैं कह देती हूँ, मेरे पास मत आना, तन्वी ने कहा। अरे ऐसे कैसे, ये हमारी पहली होली है। हाँ पता है, पर प्लीज रंग नहीं। तुम्हें पता है ना मुझे रंग से एलर्जी है। हाँ पता है, इसलिए तो तुम्हारे लिए स्पेशल रंग लाया हूँ, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं रुद्र, प्लीज मत लगाओ, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं होगा तन्वी, इतना कहकर रुद्र तन्वी का हाथ पकड़ लेता है। तन्वी ने अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांधी हुई थी। छोड़ो मुझे रुद्र। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, नहीं, मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, तन्वी ने गुस्से में कहा।
तन्वी के गुस्से भरी आवाज सुनकर रुद्र को भी गुस्सा आता है। वो कहता है ठीक है, नहीं खेलना होली मत खेलो, बाय। इतना कहकर रुद्र तन्वी का हाथ छोड़ देता है और उस कमरे से जाने लगता है। जैसे ही रुद्र उस कमरे से बाहर जाने लगता है, तन्वी आगे बढ़ती है और पीछे से अपने हाथ आगे करते हुए रुद्र के गालों पर गुलाल लगा देती है और कहती है, कैसे लगाऊं तेरे गालों पर गुलाल, यही सोचती रहती हूँ मैं फिलहाल। अपने इश्क के रंग में रंगूंगी तुझको, फिर रंग ना निकलेगा कभी निकाल। बस तन्वी, अब कितना पोज दोगी, खींच लिया मैंने तुम्हारी फोटो, समीर ने कहा। जब समीर ने ये बात कही तब तन्वी अपनी यादों की दुनिया से बाहर आती है और वहाँ से जाने लगती है। तन्वी पानी पीने जा रही थी, तभी उसका रास्ता अनन्या रोक लेती है और कहती है, कहाँ खो गई थी महारानी? कहीं तो नहीं, झूठ मत बोलो तन्वी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तन्वी को जवाब नहीं देती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। अनन्या तन्वी कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम आज भी रुद्र से प्यार करती हो ना? तन्वी कुछ नहीं बोलती। तन्वी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन आंसुओं को देखते हुए अनन्या कहती है, तुम्हारे लब भले कुछ बयां ना कर रहे हो, पर तुम्हारे ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तन्वी, अब इससे पहले कि रुद्र इन आंसुओं को देख ले, उन आंसुओं को छुपा लो। याद है कॉलेज के दिनों में रुद्र तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर पूरा कॉलेज सिर पर उठा लेता था। तन्वी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ याद है, एक बात याद है मुझे रुद्र की। मैं तो खुद ये देखकर परेशान हूँ, जो रुद्र मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, वो इतना कैसे बदल गया। तन्वी और अनन्या बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर पीयूष आ जाता है। पीयूष के दोनों हाथों में हल्दी थी। अपने हाथ अनन्या की तरफ करते हुए कहता है, आजा हीरोइन, तो जल्दी लगा देता हूँ, वो और गोरी हो जाएगी। इसकी जरूरत मुझे नहीं, तुझे है मोटे। क्या कहा? रुक। इतना कहकर पीयूष अनन्या को हल्दी लगाने आगे बढ़ता है और अनन्या वहाँ से भागने लगती है। सभी मेहमान रुद्र को हल्दी लगाने लगते हैं। रुद्र के चेहरे को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या नहीं। वो जब तक तन्वी की तरफ देखता था तो उदास हो जाता था और अपनी माँ की तरफ देखता था तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। समीर ने हल्दी की रस्म का एक एक पल अपने कैमरे में कैद कर लिया था और वो भी खुद हल्दी खेल चुका था। रुद्र बेटा, अब हल्दी हो गई, एक काम कर, अब तू नहा ले और तेरे कपड़े चाचा को दे दे, रुद्र की माँ ने कहा। पर क्यों माँ? सवाल नहीं करते बेटा, बस जा जल्दी और ये कपड़े तेरे चाचा को दे दे। ठीक है माँ। रुद्र पीढ़े पर से उठता है और अपने कमरे में नहाने के लिए जाने लगता है। रुद्र के पीछे पीछे पीयूष भी जाने लगता है। पीयूष को देखकर समीर कहता है, तू कहाँ जा रहा है मोटे? नहाने जा रहा हूँ। कहाँ? रुद्र के पास। तू क्या उसकी पीठ खिस कर देगा? समीर ने कहा। समीर और अर्जुन दोनों ठाके लगाने लगते हैं। समीर कहता है, बेटा वो कॉलेज के दिन थे जब जल्दी जल्दी में हम साथ में नहा लेते थे, पर आज उसकी शादी है, आज तो आराम से नहाने दे, उसे टाइम लगेगा आज। तो तब तक हम क्या करें, ऐसी हल्दी में खड़े रहें? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रुद्र के पूर्वजों ने इतनी बड़ी हवेली बनाई, लेकिन बाथरूम गिने चुने कमरों में बनाया, जिसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ में रिश्तेदार। अर्जुन ने कहा। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, समीर ने कहा। तो फिर क्या करें, पीयूष ने कहा। समीर के सामने ही राम काका थे जो सफाई कर रहे थे और जमीन पर गिरी हल्दी को इकट्ठा कर रहे थे। राम काका? समीर ने कहा। तू क्या राम काका के साथ नहाने वाला है? पीयूष ने हंसते हुए कहा। नहीं पागल, मेरे साथ आ। सब समीर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। राम काका सुनिए, समीर ने कहा। हाँ बेटा बोलो। यहाँ पर कहीं आसपास नदी है क्या? नदी तो नहीं बेटा, पर हाँ तालाब जरूर है, समीर ने उत्साहित होते हुए कहा। कहाँ पर काका? ये अपनी हवेली के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है। पूरा सीधा सीधा ही रास्ता है, पर वहाँ पर तुम लोग मत जाना। क्यों काका? पीयूष ने कहा। राम काका ने धीमी आवाज करते हुए कहा, कहते हैं उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास है। यदि वहाँ पर नहाने जाओगे तो वो इंसान को पानी में डुबाने लगती है। कई गाँव वालों की मौत हुई है वहाँ पर डूब के। ठीक है काका, हम वहाँ नहीं जाएंगे, अर्जुन ने कहा। मेरी बात याद रखना, वहाँ मत जाना वरना तुम्हें डुबा देगी। राम काका इतना कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। सुनो, तुम दोनों अपने कपड़े जल्दी से बैग में रख लो जो तुम्हें नहाने के बाद पहनने, समीर ने कहा। पर क्यों? पीयूष ने कहा। पागल, हम नहाने जा रहे हैं जंगल वाले तालाब में। तू पागल तो नहीं हो रहा समीर? यार तुम लोग चलो ना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम सामान लेकर आते हैं, पीयूष और अर्जुन ने कहा।